गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 11th क्लास में आपने कवर किया था, पर तब आप नन्ही सी जान थे, पढ़ाई में आपका मन लगता नहीं था। और 11th क्लास में हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि 11th तो पास हो ही जानी है, जो भी मेहनत करेंगे अपन 12th में करेंगे। तो 11th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट तो फिर भी बच्चे मेहनत कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन पे वो मेहनत ही नहीं करते, गिव अप कर देते हैं। उसका गिव अप करने वाली स्टेज ही क्या थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ज़्यादातर जब तक डेप्रिसिएशन था झेल लिया, वो भी डिफिकल्ट हो गया। फिर हम गिव अप हमसे नहीं होगा। अब पहले तो जो पढ़ के आया है, जो जानता है थोड़ा बहुत, आप बहुत कुछ समझ चुके हो। डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन होता है तो आप सबको पता है कि अब से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसके लिए बना? डेप्रिसिएशन के लिए। कि अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो मशीनरी अकाउंट में चार्ज ना होके उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत आ गई? नहीं, वैलिड है पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। हमारे असेट्स बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि बच्ची यूँ समझ रही है कि जो मशीन का बैलेंस है वो जाएगा असेट साइड और जो प्रोविजन का बैलेंस है वो जाएगा लायबिलिटीज साइड। तो मशीन हमेशा मेरी कॉस्ट पे शो होती रहेगी, ज़्यादा पे शो होती रहेगी। ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में अगर कोई प्रोविजन किसी डायरेक्टली किसी असेट से रिलेटेड है तो उसको अपन लायबिलिटी साइड में ना दिखा के इनर कॉलम में असेट में से माइनस करते हैं, तो बैलेंस शीट ज़्यादा कभी नहीं दिखेगी, उतने से ही दिखेगी। और सोचो क्यों बनाया गया? मतलब बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है। क्या जरूरत आ गई? क्या तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बनाया क्या कि चलो आपसे डेप्रिसिएशन वहाँ चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ चार्ज करेंगे? क्यों भाई, कोई तो यूटिलिटी होगी। ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया का टाइम वेस्ट कराया जा रहा है, कोई तो यूटिलिटी होगी। नहीं, ये भी कोई मेरे को नहीं लगता है जस्टिफाइबल रीज़न है। क्या है? बिल्कुल सही रहा है। बुक में भी ये बात लिखी हुई होती है कि बाद में जब मुझे असेट रिप्लेस करनी होगी तब मेरे पास प्रोविजन मेंटेन रहे। पर आप सोचो, एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपने क्या करा? प्रोविजन बनाया तो आपने अपने P&L में से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया? प्रोविजन में। पर एक्चुअली में तो वो पैसा कहाँ पे है? बैंक में ही है। आपको खर्च करना होगा तो बैंक में से ही खर्च कर पूरा दोगे आप। प्रोविजन में रखो कि ना रखो? मैं वापस समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे 500 का असेट है और 500 का मेरा P&L है, ठीक है ना? सिंपल बैलेंस शीट, 500 का असेट है, 500 का P&L है। अब मुझे 500 के असेट में से 100 रुपये डेप्रिशिएट करने। एक तरीका क्या है कि असेट में से ही 100 रुपये उड़ा दो, तो अब आपका असेट कितने का दिखेगा? 400 का। और 100 रुपये कहाँ से राइट ऑफ हो जाएंगे? P&L से। जो डेप्रिसिएशन है वो P&L में से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। तो P&L भी कितने का दिखेगा आपका? 400 का। डन? या दूसरा तरीका क्या? नहीं सर, असेट को तो मेंटेन करो किस पे? कॉस्ट पे, है ना? कितने पे मेंटेन करके रखो उसको? 500 रुपये में। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, चार्ज तो करना ही पड़ेगा, P&L में से तो चार्ज करना ही पड़ेगा, उसको एक सेपरेट अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन रखो। कोपल कह रही थी सर इससे क्या होगा कि P&L के जो 500 रुपये है ना, उसमें से 100 रुपये निकल के कहाँ आ जाएंगे? प्रोविजन में आ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। असेट ज़्यादा से दिखेगा। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। P&L में से 100 रुपये निकलेंगे तो सही, P&L में रहेंगे 400 रुपये, पर वो 100 रुपये में लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाऊंगा। वो 100 रुपये में कहाँ दिखाऊंगा कि इस 500 में इनर कॉलम में लेके प्रोविजन के 100 रुपये माइनस करके यहाँ पे कितने से दिखाऊंगा? 400 में। तो बैलेंस शीट में तो वही 400 पे दिखाऊंगा। बैलेंस शीट में तो वही 400। तो कोपल तेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं? सर 100 रुपये कहाँ रहेंगे मेरे? प्रोविजन में पड़े रहेंगे, तो आगे चल के काम आएंगे। तो प्रोविजन तो मेनली एक बुक एंट्री है, पैसा तो आपका बैंक में ही पड़ा है, समझो ना। प्रोविजन का पैसा आपने निकाला कौन सी साइड से? लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिया, पर जो पैसा पड़ा था तो बैंक में अभी भी पड़ा है। खर्च करना हो तो वैसे भी खर्च कर दोगे, नहीं करना होगा तो वैसे भी नहीं करोगे। और आप बिजनेस चला रहे हो, अकाउंटिंग पूरी मेंटेन करते हो, आप समझते हो कि एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट तो सिर्फ प्रॉफिट ही होता है,
एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट तो दोनों सूरत में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 400। 100 रुपये तो आप बैंक में रख के ही रखोगे, फिर क्या फायदा हुआ, फिर क्यों बनाया प्रोविजन? बोल बेटा। बिना पैसे खर्च करे तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। पैसे तो आपने तभी खर्च कर दिए जब आप असेट खरीद के लाए। अब तो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि वो जो पैसा मैंने खर्च कर दिया वो अभी तक असेट नहीं है। असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो खर्चा मान लो। तो खर्चा तो मान ही रहे हो आप, दोनों केस में डेप्रिसिएशन तो मान नहीं रहे हो। अगर आपको प्रोविजन को डेप्रिसिएशन नहीं आता तो समझना होता क्या है कि ये रही मेरी मशीनरी अकाउंट और ये रहा मेरा प्रोविजन अकाउंट। पहले मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी में, अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन कहाँ पे, प्रोविजन में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मेंटेन हो ही रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, उसमें पहले लिख रहा था टू मशीनरी, अब लिख रहा हूँ टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल में, तो पीएनएल में तो पैसा ट्रांसफर हो ही रहा है। और आप बात फिर से वही बोल रहे हो कि जो सर वो मेरा असेट पूरा 500 पे रहेगा, कहाँ हो रहा है 500 पे, 100 रुपये माइनस करके दिखा तो रहे हो आप, पूरी पिक्चर तो दिखा ही रहे हो। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आप कहीं से कहीं तक ये कहते हो कि हम मिसलीड करना चाहते हैं, हमारे असेट ज्यादा से दिखाना चाहते हैं, तो फिर तो ये प्रोविजन का ट्रीटमेंट ही बिल्कुल गलत है, ये तो मॉरली गलत हो गया। क्या आप मिसलीड करना चाहते हो, असेट की वैल्यू ज्यादा दिखाना चाहते हो, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। मैं तो शो पूरा करूंगा अच्छे से, कैसे कितना है 500 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक कितना लग चुका है 100, वैल्यू कितनी है एसेट की 400, दिखा रहे हो ना आप पूरा। फिर हाँ, कैपिटल का कोई रोल नहीं है, कैपिटल अभी भी फिक्स रहेगा, कैपिटल अभी भी फिक्स रहेगा। एसेट तो वहां भी कम हो रही है, यहाँ भी कम हो रही है। कैपिटल कहाँ कम हो रहा है बेटा, प्रॉफिट कम हो रहा है, वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कैपिटल तो वही का वही रहेगा। कोई टैक्स में कम ज़्यादा नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कोई टैक्स का बेनिफिट भी नहीं है। तो फिर क्यों करते हैं सर, आप ही बता दें। बेटा ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि आपके पास आपको इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपको इन्फॉर्म करता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने से आपको एक इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। सर कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है कि एट प्रेजेंट टाइम मेरे पास जो भी असेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये ऑल द टाइम आपको अवेलेबल रहता है। मैं इसका एक सिनेरियो बताता हूँ तुम्हें। मैं पहले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट था, बड़े से इंस्टीट्यूट का, उसमें मुझे एक सरकारी फॉर्म भरना था। सरकारी फॉर्म भरना था तो उस सरकारी फॉर्म पे ये लिखा हुआ था कि हमें आपके असेट्स की डिटेल दीजिए कि आपके असेट का ग्रॉस ब्लॉक मतलब टोटल असेट की टोटल कॉस्ट कितनी है, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है और अब उसकी WDV क्या है, ये मुझे उनको डिटेल देनी थी। अब वो जो इंस्टीट्यूट थी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करती ही नहीं थी। उनके पास तो क्या, अब इंस्टीट्यूट नई होती, जैसा क्वेश्चन हमारा होता है वो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अगर इंस्टीट्यूट 1-2 साल पुरानी होती तो कोई बात नहीं, मैं 3 साल के अकाउंट देख के असेट जो खरीद के लाया था उसमें टोटल कितने की असेट थी वो मैं पता कर लेता। पर इंस्टीट्यूट की 60 साल पुरानी, अब 60 साल तक तो डेटा कोई संभाल के रखता ही नहीं। इनकम टैक्स कहता है 8 साल, कंपनीज एक्ट बोल रहा है 10 साल, 10 साल से ज़्यादा डेटा कोई संभाल के रखता नहीं है, ना डिजिटली ना फिर हार्ड कॉपी में। तो अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास जो भी असेट है उसकी कॉस्ट क्या थी उस टाइम पे, ये मैं कैसे पता लगाऊँ? तो मैं वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाया, वो काम हमारा हो ही नहीं पाया। या फिर मैंने फॉर्म फिल किया तो इमेजिनरी कोई अमाउंट लेके फॉर्म फिल किया, एक्चुअल तो मैं डेटा लिख ही नहीं पाया। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, अगर ये इंस्टीट्यूट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथोडोलॉजी अप्लाई कर देता तो आज मेरे पास करेक्ट फिगर होती कि मेरे पास जो असेट है उसकी कॉस्ट क्या है और उस पर आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन क्या है। समझे कि नहीं समझे?
तो अकाउंटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपको हम ये सिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करके रखना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में एक ये फायदा एक्स्ट्रा है। दूसरा फायदा क्या एक्स्ट्रा है, वो नेग्लिजिबल है, आपको पता पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा फायदा क्या है कि प्रोविजन में अभी तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन आपको अलग से दिखता है। अलग से दिखता है तो आप एट अ टाइम चेक कर सकते हो कि अभी तक का जो डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये मुझे उस असेट को रिप्लेस करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कि अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो जब 10 साल बाद असेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, नई असेट लानी होगी, तो मेरे पास पैसा कहां से रहेगा, वो रहेगा ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। अब प्रोविजन को डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो क्या हुआ, मैंने मेरा प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। आपने लायबिलिटी साइड से प्रॉफिट तो कम कर दिया, लेकिन ये पैसा सेट असाइड करा क्या, पैसा तो सेट असाइड करा ही नहीं। पैसा तो आप किसी भी चीज में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप तो अपना बैंक अकाउंट भी देखोगे ना कि मेरे पास पैसा कितना है, इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मान लो प्रॉफिट हुआ था 500, तो मेरे पास बैंक में 500 रुपए थे, आपने 100 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज तो कर लिया, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, आपके बैंक में तो 500 ही है, तो अब आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो पूरे 500 की खरीद लोगे आप। ऐसे करके आप अपना कैश यूटिलाइज कर सकते हो इधर उधर। फिर जब मशीन खरीदने की बारी आएगी तब आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो प्रोविजन मेंटेन करने से क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेपरेटली हमें बैलेंस शीट में शो होता रहता है, जिससे हम एक चेक तो लगा सकते हैं कि जितना प्रोविजन है उतना पैसा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, या फिर इस पैसों का मैं ऐसे इस्तेमाल करूं कि जब असेट खरीदने की बारी आए तब मेरे पास पैसा आ जाए। तो अब जो मैं पैसा खर्च करूंगा वो सोच समझ के खर्च करूंगा, सोच समझ के यूटिलाइज करूंगा। ये उसकी दूसरी यूटिलिटी, इसके सिवा कोई यूटिलिटी नहीं, इसके सिवा और कोई यूटिलिटी नहीं। अब आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बेटा होता क्या है समझना अच्छे से, कि पहले मशीनरी भी इसी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट में, सेल भी इसी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन के तीनों इवेंट इसी अकाउंट में हो रहे थे। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से क्या होगा कि डेप्रिसिएशन अब मशीनरी में चार्ज ना होकर कहाँ चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अलग हो जाएगा, है ना। मतलब ये समझ लो हस्बैंड वाइफ अब क्या हो गए, अलग हो गए। अब वाइफ कहाँ चली गई, मायके वहीं रहेगी वो। अब जब अब्दुल्ला सर से पूछना आप लोग, जब बीवी मायके जाए तो खुशी का पार ही अलग होता है, पूछना आप उनसे। मैंने तो रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला सर से ये बात ज़रूर पूछो, सर आपकी वाइफ जब मायके जाती है तब आप कैसा फील करते हो। ठीक है, तो एक गाना गाएंगे शानदार वाला, उनसे ज़रूर पूछना आ जाओ, ठीक है। तो खुशी का पार ही नहीं होता। अब खुशी से आदमी फूले नहीं समाता, ठीक है, फूले नहीं समाता तो मशीनरी अकाउंट में अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो ही नहीं रहा, तो मशीनरी अकाउंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहले सारा मशीनरी अकाउंट जब बीवी साथ में रहती थी तो कैसा होता था, घटता जा रहा है घटता जा रहा है, अब्दुल्ला सर की तरह सूख के काटा हुआ जा रहा है ना। अब जब बीवी हो गई अलग तो हस्बैंड इतना खुश है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, खुश संतुष्ट आदमी, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले तो कितने लफड़े, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस हो गए, अब कोई लफड़ा ही नहीं है। अब डेप्रिसिएशन कहीं और पनप रहा है, फिसाद कहीं और चला गया, अब इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन खरीदो, जब तक मशीन हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर सब बेचने की बारी आएगी तब अब हस्बैंड वाइफ तो है ना, भले ही अलग रहे। अब अब्दुल्ला सर को कुछ हो गया, मान लो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, हाँ, तो उनकी वाइफ उनसे मिलने आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। और सारे बच्चे बच्ची बाल बच्चे को लेके आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब बीवी कहाँ रह रही है, मायके में, प्रोविजन क्या है मायका वहाँ, और दोनों बच्चे बच्ची को लेके चली गई। अब बच्चे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, है ना। तो बीवी का घर परिवार भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना। अब ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। खबर आएगी कि आ जाओ, मिल जाओ, माफ़ी करवा जाओ, निमट रहे हैं तो बेचारे, बिक रही है मशीन। तो वो सारे बाल बच्ची को लेके वापस से कहाँ जाएगी, ससुराल मिलने, और फिर हो जाएगा इनका सेटलमेंट। ठीक है, यही साइकोलॉजी ध्यान में रख के अपन को पूरे
मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझना है, ठीक है। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9। अ फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018, डब्बे में मार्क करो डेट, subsequent to which 60,000 40,000 were spent on its repair and installation। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी, खरीदते ही 1 लाख का खर्चा हो गया, तो मशीन पड़ गई मेरी कितने की, 4 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2019, फिर से मार्क करो डब्बे में, अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2,60,000। ऑन 1 जुलाई 2020, द मशीनरी विच हैविंग बिकम आउटडेटेड was auctioned for 3,20,000। Sorry, on 1 July 2020, डब्बे में मार्क करो, the first machinery having become obsolete, 4 लाख वाली, become outdated and was auctioned for 3,20,000। And on the same date, वापस से डब्बे में मार्क करो, same date, another machinery was purchased for 2,50,000। On 1 July 2021, the second machinery, डब्बे में मार्क करना, 1 July 2021, the second machinery was also sold off and it fetched 2,30,000। तो बेटा डब्बे डब्बे गिन लो, पहला डब्बा है 1 जनवरी 2018, दूसरा डब्बा 1 जुलाई 2019, तीसरा डब्बा 1 जुलाई 2020, चौथा डब्बा सेम डेट, पांचवा डब्बा 1 जुलाई 2021। खत्म हो गया ट्रांजेक्शन, मतलब 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन है। 3 मशीन परचेज कर रहे हैं, 2 मशीन सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। Depreciation was provided on machinery at 10% ओरिजिनल कॉस्ट, मजा आ गया। कौन सा मेथड है, SLM। ऑन 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। अबे घनचक्कर 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया है, तो SLM काय को बोल रहा है। Required prepare the following accounts in the books of the company, machinery account for the year ending 31st December 2018 to 21 and machinery disposable account। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट आपको असेट के सेल करने के टाइम पे समझाऊंगा, अभी प्रोविजन मान के अपन सॉल्व कर लेते हैं। खबरदार अगर किसी ने उबासी ली तो, है ना, मशीन नहीं हो कि फटाफट फटाफट लिख दूं, फटाफट फटाफट बोल दूं, बोल मैं तो बोल भी दूंगा, तुम में नहीं है दम सुनने का समझने का। तो अगर उबासी ली, उल्टा बिठाऊंगा सच्ची, पूरी क्लास के बीच में उल्टा बैठोगे, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, सिद्धार्थ अपूर्व, है ना, समझ लेना। मुझे क्या होती है उबासी, सीधे हो तुम लोग यार। क्या कह रहा है, हाँ इंग्लैंड बहुत साल हो गए इसको ऐसे, उसी पे गिरेगा जिसका नसीब खराब होगा। पंखे की कोई गलती नहीं होगी, गलत कह रहा हूं क्या मैं, बिल्कुल सही, सत्य वचन। प्यारी बीवी को फोन है, फोन हेलो, ओके। हम अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे 3 इवेंट्स में, परचेज, डेप्रिसिएशन, सॉरी परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज में दिल से आवाज निकलेगी 2 बैंक, डेप्रिसिएशन में वही 3 पॉइंट, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और सेल में वही 3 पॉइंट। 3 से थोड़ा एक कुछ एक्स्ट्रा है, जब सेल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल पहला डब्बा, डब्बे से डब्बा जंप करेंगे तो जज करेंगे। अभी तो पहला ही डब्बा है, क्या करना है अपन, परचेज कितने की हो गई, मशीनरी 1 लाख की। तो डेट बोलो प्लीज, 1 जनवरी 2018 टू बैंक, कितने की हो गई, 4 लाख। राइटिंग के लिए सॉरी, बड़ा क्वेश्चन है तो राइटिंग का मैं घसीटे मान लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले डब्बे पे आओ, क्या है, 1 जुलाई 2019, बीच में ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है तो डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब तो अब्दुल नजर की बीवी रूठ चुकी है, तो उनके घर में नहीं रहती, कहाँ पहुंच गई है, मायके में। तो जो डेप्रिसिएशन अपन यहाँ लगाते थे, अब वो डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, यहाँ पे। तो लिखेंगे अपन बाय 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। पहली तो मशीन है, 4 लाख का 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 40,000, ठीक है। ईयर ऑफ परचेज में दिन गिनने पड़ते हैं, लेकिन हमने 1 जनवरी को परचेज कराया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब भाई साहब हमारे पास 2 अकाउंट हो गए, तो 2 अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है।
तो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इधर 31 दिसंबर 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, और 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। आई होप इतने बड़े हो गए, 12 क्लास में इतने सारे अकाउंट्स बना के आ गए आप लोग, तो बैलेंसिंग करना आता ही होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एंट्री इस साइड है, तो बैलेंस कहाँ निकलेगा, यहाँ, ये क्लोजिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस। तो 31 दिसंबर 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 और 1 जनवरी 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 40,000। डन। डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हो गया। दो अकाउंट है, दो क्लोजिंग बैलेंस और दो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। एंट्री इस साइड है तो बैलेंस इस साइड, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड है तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड। डन। वाइस वर्सा, वाइस कथक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला डब्बा क्या है आपका, फिर से परचेज। परचेज में दिल से एंट्री निकलती है, क्या है, टू बैंक। तो यहाँ मशीन तो इधर है, तो फर्स्ट क्या है, जुलाई 2019 टू बैंक। अब ये सेकंड मशीन हो गई भाई हमारी, ये फर्स्ट है, कितने की है ये, 2,60,000। ओके, हो गया सर। परचेज की एंट्री सबसे सिंपल है, ये आधे आधे मार्क्स की एंट्री होती है। तुम्हें कुछ भी ना आए तो एटलीस्ट फॉर्मेट बना के टू बैंक टू बैंक टू बैंक डेट वाइज लिखते जाना आप लोग, ठीक है। और भी कुछ ना आए तो एटलीस्ट क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, नाम पते सारे लिख के आना, भले अमाउंट समझ में आए ना आए, ठीक है। और भी कुछ ना आए तो समझना मशीन के अकाउंट में कोई हलचल नहीं हो रही, अब्दुल इज़ा सुख शांति से रह रहे, मस्त है ना। तो इसके क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो लिखते ही जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अब अगला डब्बा जंप करो। क्या कर रहे हैं भाई अमन, सेल कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगले डब्बे से पहले पहले ईयर एंड आ रहा है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, एक ही आ रहा है। ईयर एंड पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। बच्चे बच्चे बड़े हो रहे हैं इनके। 31 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन। पहले लॉकडाउन में पहला बच्चा, दूसरे लॉकडाउन में दूसरा बच्चा, दो बच्चे हो चुके हैं इनके, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000। 2,60,000 का 10% 26,000। अगर किसी ने ये बात अब्दुल सर तक पहुंचाई, ठीक है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में ही है। 53,000, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो मैं कर दूं ना बेटा, हाँ। लपड़ुओं में खींच के 93 आएगा, यही काम रह जाएगा। मैंने यहाँ से वहाँ के वो टोटल भी लिखता फिरूँ, आएगा तो आएगा, समझ में आ रहा है तुमको। हाँ ये बोल, सॉरी यार, पागल हो गया हूँ मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। अरे यार, फिर तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप सिखाई नहीं। क्या, क्लोजिंग बैलेंस में बच्चे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। पहले साल में डेप्रिसिएशन 40, दूसरे साल में 40, तो अब टोटल डेप्रिसिएशन 80, और सेकंड वाले पे पहली बार डेप्रिसिएशन लगा 30, तो ये हो गया 93। आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 30, ये हो जाएगा 93,000। डन। सारे लफड़े वहीं हैं, फसाद की जड़ वहाँ है ना, सारे लफड़े वहीं हैं। ये लोग कैसे सुख शांति में जी रहा है।
कितना खुश है, देख उसको सोच के ये कितना खुश है। ले चलो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेरी बात सुनो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ अभी जो मशीन अपन सेल कर रहे हैं ना वहाँ तक कराऊंगा। तो परचेज भी सीख लिया, डेप्रिसिएशन भी सीख लिया, सेल भी सीख लेंगे। फिर उनके पास टाइम बहुत है, हमारे पास कम है, वो तो खेले जा रहे हैं, सेम डेट पे फिर परचेज करो, फिर अगले साल में फिर से क्या करो, सेल करो, तो वही रहेगा। आप सीख जाओगे तो अगला पूरा क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। इसमें वो लोग सेल कैसे सिखा रहे हैं आपको, वो लोग सेल सिखा रहे हैं आपको एसेट डिस्पोजल मेथड पे। अभी हमने एसेट डिस्पोजल को टच नहीं करा, मैं उसको अलग से सिखाऊंगा आपको। तो मैं मानता हूँ एसेट डिस्पोजेबल मेंटेन नहीं करना, सेल करना है तो बाल बच्चे उठ के कहाँ आएंगे, अब्दुल्ली सर के पास आएंगे, ठीक है। अब सेल के लिए 3 एंट्री कौन समझाएगा? आरोही आपको याद है क्या सेल में 3 एंट्री क्या होती है? अदिति नहीं, डेप्रिसिएशन, बैंक, P&L, डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L। सबको याद आया 3 एंट्री? हाँ 3 एंट्री थी ना। अब 2 बच्चे अलग हो रहे हैं ना, तो 3 के बदले में क्या आएगी 4। और अब आप समझना, मैं 3 से 4 यूं भी कर सकता था, पर 3 से 4 कैसे हुआ? ऐसे। कैसे कि पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन, फिर 8 तक के लगे हुए डेप्रिसिएशन को करेंगे ट्रांसफर, फिर लाएंगे बैंक और फिर लाएंगे P&L। समझे? डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, बैंक, P&L, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, बैंक, P&L। पहले लगाते हैं डेप्रिसिएशन। डेट बोलो कब सेल किया आपने? 1 जुलाई 2020। पहले डेप्रिसिएशन यहाँ लगता था, अब रूट के बैठी दी हुई तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो ऑन 1 जुलाई 2020 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी वाली मशीन? फर्स्ट वाली मशीन। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000। यही होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 4 लाख का 10% 40,000, 6 महीने का 20,000 हो गया डेप्रिसिएशन। साहब वेंटिलेटर पे हैं, चलो मिलने सब, तो सारा डेप्रिसिएशन आज तक का लगा हुआ क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। जिस मशीन को बेच रहे हो उस मशीन का डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर मशीन का डेप्रिसिएशन क्या करना है? ट्रांसफर। कौन सी मशीन बेच रहे हैं अपन? फर्स्ट वाली। तो पहले तो इसको सर्कल में मार्क कर दो। फर्स्ट मशीन पे लगा हुआ आज तक का डेप्रिसिएशन, सर एक तो रहा 80,000 और एक ये लगा 20,000, टोटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना भूल जाता है या उसका ब्रेकअप नहीं लिखते, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि ट्रांसफर कितना करना है, और आता भी है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको लिखने में तो कम ही टाइम लगेगा, सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ब्रेकअप बनाते हुए चलना, ठीक है। 1 लाख और 80 और 20 1 लाख। तो यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा, ट्रांसफर करना मतलब सेम टू सेम चिट्ठी लिखना। आप किसी को चिट्ठी लिखते हो तो टू और बाय लिख के भेज देते हो ना, कि टू मेरी तरफ से, फ्रॉम इसकी तरफ से, ठीक है। तो कहाँ पहुँचानी है आपको डेप्रिसिएशन? मशीनरी में, तो लिख दो एड्रेस टू मशीनरी अकाउंट। कितना? पहली वाली मशीन पे अभी तक का 1 लाख। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। प्रोविजन में मशीनरी आ गया डेबिट साइड, तो मशीनरी में प्रोविजन आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 जुलाई 2020 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना आया? 1 लाख। अब वापस से आ गए अपन आम जिंदगी में। आम जिंदगी में क्या था? डेप्रिसिएशन, बैंक, P&L। हाँ बस डेप्रिसिएशन वहाँ था तो उसको घसीट के लाना पड़ा यहाँ पे, बैंक और P&L वैसा का वैसा ही। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैंक। बताना बेटा कितने बेचा? 3,20,000 में। सर हमें निकालने थे कितने? 4 लाख, और यहाँ पे अभी आ चुके हैं 4,20,000। तो अब P&L यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? इस साइड आएगा। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ अच्छे से साहब, ओके। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 जुलाई 2020 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। हो गया बेटा जयराम जी की? अब अगले डब्बे पे जाओगे तो पहले क्या करोगे? आप जज करोगे ईयर एंड आ रहा है नहीं, पर सेम डेट पे ही परचेज है, नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ लिखोगे टू बैंक। अब मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करना। अगर आपसे ये 2 परचेज और सेल निमट जाते हैं तो फिर तो आपसे आराम से हो जाएगा, फोटो खींच के ले जाना इसका। यहाँ क्या लिखोगे? टू बैंक। फिर अगले डब्बे पे अगले साल में सेल हो रहा है तो ईयर एंड आएगा, ईयर एंड आएगा तो वहाँ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में खास याद रखना, पहली वाली मशीन जा चुकी है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सेकंड पे लगेगा, और जो थर्ड वाली अभी खरीदी उस पर लगेगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ सेकंड और थर्ड का, वो बनेगा ओपनिंग बैलेंस।
यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस सेकंड और थर्ड का वो बनेगा ओपनिंग बैलेंस। फिर से अपन सेकंड वाली मशीन सेल कर देंगे। तो सेकंड वाली मशीन को ऐसे सर्कल करेंगे, उस पर लगाएंगे पहले डेप्रिसिएशन और सेकंड वाली पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन, इसी तरीके से क्या कर देंगे ट्रांसफर। यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविजन, फिर बाय बैंक, इस बार लॉस में बेचा होगा तो बाय P&L। खत्म, सेल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास तीसरी वाली मशीन बची है, ये जख्म है, खुले नहीं छोड़ सकते तो क्लोज करना पड़ेगा। तीसरी वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन, तीसरी वाली मशीन का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहो तो लिख देना। तीसरी वाली मशीन का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहो तो लिख देना। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आप लाओगे। और आपका बैलेंस आप चेक कैसे करोगे सही है कि गलत है? तो आपके मशीन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस आपके प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, मशीन के बैलेंस में से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो बुक में जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 2,12,500 वो आना चाहिए आपका। हो जाएगा। जयराम जी की बाय टाटा, सी यू। एसेट डिस्पोजल कल देखेंगे।